अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे बच्चों, बहुत प्यारी सी सुबह में आप लोगों का दोबारा से स्वागत है इतिहास की आपकी कक्षा, हिस्ट्री की क्लास के लिए। सुबह आप लोगों ने इंग्लिश की क्लास की होगी और बहुत लाइवली क्लास अटेंड करके अब दोबारा से हम इतिहास पर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आज भी उतनी ही रोचक होने वाली है। तो हम लोग आज, पिछली बार हमने जो किया था विचारक, विश्वास और इमारतें, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उस पर आगे जाने से पहले मैं माई सेल्फ डॉक्टर हरिता अरोरा, लेक्चरर हिस्ट्री, कोर एकेडमिक यूनिट, डीओई दिल्ली से। मेरे साथ मेरी टीम में मेरे संग शामिल हैं प्रज्ञा मैम, प्रज्ञा सिन्हा फ्रॉम एसओई द्वारका, और साथ में है सविता मैम, आरएसकेवी नंबर 2 शकरपुर से, और नीता सिंघल मैम, एसकेवी एच ब्लॉक अशोक विहार फेज 1 से, और साथ में है डॉक्टर विनोद यादव, एसबीवी पीटी ब्लॉक शालीमार बाग से। तो हम लोगों की ये पूरी टीम है जो कोशिश करती है कि हम लोग चैप्टर को आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पाए। हेलो जी। हाँ जी। जी, तो देखिए, ये एक स्क्रीन पर आपके लिए जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, गाइडलाइंस है, ये हम हर बार दिखाते हैं ताकि कई बार अगर आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी ठीक ना हो या आपको ठीक से सुनाई या दिखाई ना दे तो अपने स्क्रीन को रिफ्रेश कर लें। प्लीज रिफ्रेश योर स्क्रीन इफ यू कैन नॉट सी, और क्लास को पूरी स्क्रीन में देखें। और विंडो जो है, वीडियो विंडो में नीचे दाएं तरफ यानी राइट हैंड साइड में, बॉटम राइट हैंड साइड में वीडियो विंडो है, उस पर आप उस स्क्वायर पर क्लिक करेंगे तो आप पूरा का पूरा उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस तरह से देखने पर आपको जो है क्लैरिटी और आएगी। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन पूछने हैं तभी चैट बॉक्स का उपयोग करें, इधर उधर की बातों के लिए चैट बॉक्स का उपयोग ना करें। हमारे बहुत सारे साथी आपके साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं बच्चों, जो अगर आपकी वहां पर क्वेरीज होंगी कोशिश करेंगे कि वो आपकी क्वेरीज का वहीं पर आंसर दें। और बहुत सारे मेरे स्कूल से साथी भी वहां जुड़े हुए हैं जो आपके अपने टीचर्स भी होंगे जो आपकी क्वेरीज को वहां पर देखेंगे। तो प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ द क्लास। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। आप सभी जानते हैं कि हमारे इस केवल इसी साल के लिए यानी 2020-21 के लिए कोविड की सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। तो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो शायद वही आवश्यकता थी कि हम लोग आप लोगों के साथ पूरी दिल्ली में आकर के जुड़ पाए। लेकिन जो सीबीएसई है उसने 2020-21 के सिलेबस के लिए कुछ रिडक्शंस किए हैं। लेकिन पहले उससे बता दूं आपको आपका टाइम टेबल। हर मंडे 10 से 10:45 यानी फ्रॉम 10 AM to 10:25 AM यू विल बी हैविंग योर हिस्ट्री क्लास। तो अब जो है, ये देखिए, ये रहा सिलेबस 2020-21। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो पहली बुक हमारी जिसमें 4 चैप्टर्स आते हैं उसमें कोई चेंज नहीं है, एंड मार्क्स इज ऑफ 25। थीम 5 सेकेंड बुक का पहला चैप्टर, और कंटिन्यूटी में देखें तो थीम 5 दैट इज डिलीटेड फॉर द सेशन 2020-21, यानी केवल 2020-21 के लिए ही इसको डिलीट किया गया है। इसी के साथ साथ थीम 8 जो है वो डिलीट हुई है इसी सेशन के लिए। थीम 10 से कुछ पोर्शन कम किए गए हैं। थीम 12 और थीम 14 आपकी डिलीट की गई है। तीनों बुक्स आपकी जो हैं वो 25 मार्क्स ईच, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मैप के अंदर कोई चेंज नहीं है। ये देखिए तीनों बुक्स आपकी, अगर आप लोग किताबों को फिजिकली नहीं ले पाए हो तो एनसीईआरटी की ई पाठशाला पर पीडीएफ फॉर्म में ये बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये तीनों बुक के कवर पेज अभी तक वैसे आप फेमिलियर भी होंगे, लेकिन मुझे लगा कि मैं एक बार आपके साथ इसके बारे में बात करूं। अब देखिए बुक वन के 4 चैप्टर्स। पहला ईंटें, मनके और अस्थियां, राजा, किसान और नगर, बंधुत्व, जाति और वर्ग, और विचारक, विश्वास और इमारतें। कोई चेंज नहीं है, नो चेंज एट ऑल। एंड राइट नाउ वी आर डीलिंग विद द फोर्थ चैप्टर दैट इज थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, विचारक, विश्वास और इमारतें। अब चलिए दूसरी बुक में जरा ये देखिए, ब्लिंकिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर। यात्रियों के नजरिए से
और किसान, जमींदार और राज्य, ये जो है फॉर 2020-21 असेसमेंट ओनली, मतलब जो आपके एग्जाम होंगे उसमें इनके लर्निंग आउटकम्स के जजमेंट के लिए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए बुक तीसरी में हम बढ़ते हैं। बुक थर्ड, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, उपनिवेशवाद और देहात, विद्रोही और राज। इसमें आप देख सकते हो ये जो है औपनिवेशिक शहर और विभाजन को समझना, ये दो चैप्टर्स हैं जो 2020-21 के लिए पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए। डिलीटेड मतलब नॉट डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस फॉर ऑलवेज, बट ओनली फॉर 2020-21 आपके ये दो चैप्टर्स थर्ड बुक से ये भी असेसमेंट के पर्पस से हटा दिए गए हैं। अब बात आती है इसी तीसरी बुक के चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात। इसको जो है पार्शियली डिलीट किया गया है, यानी कि पार्शियली का मतलब पेज नंबर 275 से लेकर पेज नंबर 285 तक, ये यहां तक और पोर्शंस आते हैं, ये आप देख सकते हो। देहात में विद्रोह, बंबई दक्कन का जो इलाका जिसके बारे में हम पढ़ते थे वो सब टॉपिक, और सब टॉपिक दक्कन दंगा आयोग, ये जो टॉपिक्स हैं असेसमेंट पर्पस से हटा दिए गए हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, असेसमेंट पर्सन या असेसमेंट पर्पस के लिए हटा दिए। इसका मतलब है कि एग्जाम में इन पर से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको चैप्टर्स की आगे की कंटिन्यूटी रखने के लिए, समझने के लिए, इनके साथ लिंकेज को समझने के लिए और कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाने के लिए फिर भी जो डिलीटेड पोर्शंस है एटलीस्ट उसको आप पढ़ेंगे जरूर। You need to go through them so as to understand the continuity with the further chapters. I hope I am clear till now. Okay. अभी देखिए मैं कई मेरे बच्चों से बातचीत हुई और मेरी टीचर्स से भी इस बीच बातचीत हुई कि सिलेबस के अंदर जो रिडक्शन हुआ है उसमें बहुत सारी क्वेरीज आई कि भाई प्रोजेक्ट वर्क का हम क्या करें। बच्चे भी बहुत वरिड थे, स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी, कि हम तो जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें से तो हम प्रोजेक्ट भी करवा चुके हैं। तो प्रोजेक्ट का देखिए, प्रोजेक्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारी इमेजिनेशन को, हमारी क्रिएटिविटी को लर्निंग के संग, सब्जेक्ट के संग इंटीग्रेट करके उसको पंख देना, ताकि आपकी एनालिटिकल फैकल्टीज का डेवलपमेंट हो। तो प्रोजेक्ट में कोई चेंज नहीं है। अगर आप उससे रिलेटेड टॉपिक्स में, यानी जो टॉपिक्स केवल और केवल असेसमेंट के पर्पस से डिलीट किए गए हैं, केवल और केवल असेसमेंट के पर्पस से डिलीटेड, मैं बार बार इस बात को रिपीट इसलिए कर रही हूं सो एज टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। लर्निंग के लिए चैप्टर्स हमें एक बार पढ़ेंगे जरूर, गो थ्रू जरूर करेंगे, लेकिन असेसमेंट में नहीं आएंगे। लेकिन प्रोजेक्ट वर्क के लिए जो अगर आप टॉपिक्स जो कि डिलीट कर दिए गए हैं असेसमेंट पर्पस से, अगर वो है अभी भी प्रोजेक्ट वर्क के लिए तो नो प्रॉब्लम, गो विद इट। और इससे रिलेटेड सर्कुलर जो है ये आप नीचे देख सकते हो, मैंने इसे रेड स्क्वायर में इसको डाला है। प्लीज रेफर सर्कुलर नंबर ACAD.16/2013 dated 17/4/2013 for complete guidelines regarding project work। वैसे भी प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड हमारा छुट्टियों से पहले हम एक क्लास इस पर डिटेल में ले भी चुके हैं और वो क्लासेस आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है। कोर एकेडमिक यूनिट DOE की आपके अपने डिपार्टमेंट के यूट्यूब चैनल पर आप कभी भी जाकर के कुछ भी क्लैरिफिकेशन के लिए 24/7 कभी भी आप देख सकते हो। तो हरिता मैम, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे जो डिलीटेड पोर्शन है, चैप्टर्स हैं, उनको पेपर के लिए क्वेश्चन आंसर के तौर पे ना पढ़ें, लेकिन जानकारी के लिए जरूर पढ़ें।
एग्जैक्टली मैम, यू आर राइट। आई होप अच्छा लगा कि शायद मेरी बात वहां तक पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है तो आप लोग यू चैट बॉक्स में जरूर लिखिए बच्चों। और देखिए, इसी प्रोजेक्ट वर्क का रूब्रिक्स जो है, यानी प्रोजेक्ट आपने किया उसके अंदर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में भी जो ऑनलाइन थी, लेकिन क्योंकि रिड्यूस सिलेबस आया है तो उसके साथ जो रूब्रिक्स दिया है वो लेटेस्ट रूब्रिक्स में आपके संग शेयर कर रही हूँ। प्रोजेक्ट के जो साइनॉप्सिस होंगे वो आपके होंगे 2 मार्क्स के, जो भी आप उसके अंदर, क्योंकि हिस्ट्री है मैप वर्क जरूर आता है, और कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे होते हैं जिसके अंदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी है, कभी कभी हमें डेटा भी देना पड़ता है, तो वो 3 मार्क्स का आपका आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन के 5 मार्क्स है। और जो भी आपका उसके अंदर एनालिसिस देंगे, जो एक्सप्लेनेशन देंगे आप, फॉर एग्जाम्पल अगर सांची के स्तूप पर ही लिया आपने, तो आपने भोपाल की बेगमों का बताया कि किस तरह से जो है उन्होंने उनका रोल रहा, उन्होंने डोनेशंस दी, उन्होंने म्यूजियम बनवाया, उन्होंने जॉन मार्शल को जो है अपनी बुक के पब्लिकेशन के लिए पैसा भी दिया। तो ये जो आप प्रेजेंटेशन देंगे और उस प्रेजेंटेशन के संग आप अपना एनालिसिस भी देंगे, उसका इंटरप्रिटेशन भी देंगे, वो आपका है 5 मार्क्स का। बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूचना सूचावली, उसके अंदर आपको देना होता है जो आपने किताबें रेफर की, जो आपने वेबसाइट्स रेफर की, और आपकी एनसीईआरटी की बुक तो है ही है, वो बिब्लियोग्राफी भी जरूर देनी होती है 1 मार्क की। उसके अलावा 4 मार्क्स का आपका वाइवा होता है, जिसमें अभी पीछे तक एक्सटर्नल आते थे, इस साल क्या होगा उसके बारे में गाइडलाइंस हमें और क्लियरली अभी आनी है, लेकिन 4 मार्क्स का वाइवा का रूब्रिक्स दे रखा है सीबीएसई ने अभी, तो ये आपका ओवरऑल 20 मार्क्स का हो जाता है। तो प्रज्ञा मैम, इज इट क्लियर? जी हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अच्छा ठीक है। तो गाइडलाइंस एक टीचर्स के लिए है, जिसके अंदर मैंने खास, बाकी सारी सेम है ऑलमोस्ट, ये यहाँ पर जो मैंने रेड से इसको किया हुआ है वो है कि प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जो बच्चे देते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे पीपीटीज भी, स्पेशली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वगैरह में बच्चे पीपीटीज, प्रज्ञा मैम आपके बच्चों ने कईयों ने पीपीटीज दी है, जी हाँ। तो बच्चे जो है पीपीटीज देते हैं और फिर सोचते हैं चलो इसी के प्रिंट आउट हम लगा दें, तो प्रिंट आउट नहीं लगाना है। ये क्लियर गाइडलाइन है यहाँ पर कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होगी वो हस्तलिखित यानी हैंड रिटन होगी। तो ये हमने बात की, आज हमने बात की है जो हमारा लेटेस्ट सर्कुलर आया था सीबीएसई का अबाउट सिलेबस रिडक्शन फॉर असेसमेंट पर्पस फॉर द सेशन 2020-21। तो आई होप प्रज्ञा मैम आई एम क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या हम चैप्टर की तरफ बढ़े जो जी आज हाँ जी। टॉपिक हमें लेना है, बढ़े हम? जी हाँ जी। तो बच्चों देखिए, पिछले सेशन में हमने बात की थी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट सांची एंड अमरावती, यानी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक सांची और अमरावती के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं नए प्रश्न, वाद विवाद और चर्चाएं, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन बौद्ध धर्म जैन धर्म पर होगा, जो कि आपके संग प्रज्ञा मैम लेंगे। आज का सेशन नए प्रश्न, वाद विवाद और चर्चाएं में हम जो बात करेंगे उसमें हम बात करने वाले हैं कि प्राचीन भारत में यज्ञों की परंपरा, दैट इज ट्रेडिशन ऑफ सेक्रीफाइसेस इन एंशिएंट इंडिया। उसके साथ ही साथ नए प्रश्न, वाद विवाद और चर्चाओं पर हम बात करेंगे यज्ञ परंपराओं के महत्व पर चिंतन, चिंतन यानी उसके ऊपर स्पेकुलेशन, उसका एनालिसिस, स्पेकुलेशन ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस। नेक्स्ट सब टॉपिक जो आज ही हमारे पास आएगा वो है उपनिषदों की विचारधारा जो थी, और उसके साथ साथ 64, क्योंकि इस समय में संप्रदाय थे जिसके अंदर बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर हमने खास रूप से हमने बात की है, लेकिन उसके अलावा और भी संप्रदाय थे जैसे नियतिवाद, भौतिकवाद। तो हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन आइडियाज ऑफ उपनिषदिक थिंकर्स एंड दोज ऑफ फेटलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूंगी आपसे कि पिछले सेशन से एक चेंज आया था कि जो भी बॉक्सेस के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है, चाहे वो पिंक बॉक्स में हो चाहे वो ब्लू बॉक्स में हो,
वो भी असेसमेंट पर्पस से पूछा जा सकता है। तो इसीलिए नियतिवाद और भौतिकवाद के बीच में कंपैरेटिव स्टडी को स्पेशली मैंने इस बार डिस्कशन के लिए उठाया है, क्योंकि एग्जाम पर्पस से वो एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो हम और भी बात करेंगे, हम बात करेंगे यज्ञ और विवाद के संदर्भ में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का महत्व, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ 6th century BCE इन रिलेशन टू सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट्स। ये बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब भी कोई चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस, एंड चेंज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो उसके साथ ही साथ ऐतिहासिक प्रक्रियाएं भी चेंज होती हैं। अगर हमने उन प्रक्रियाओं को समझ लिया तो वर्तमान परिस्थिति में कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस में जो भी वो अनवरत चलने वाली, कॉन्टिन्यूअस चलने वाली वो जो प्रक्रिया है, उसको हम बहुत बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी रूट कॉज तक जा सकते हैं। तो जिस तरह हमारे लर्निंग आउटकम हमेशा इस चैप्टर के सेम ही है, 600 BCE टू 600 CE में हमें रिलीजियस प्रोसेस को समझना, और समझने के साथ साथ हमें उसको स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से हाउ वी कैन रिकंस्ट्रक्ट आवर रिलीजियस हिस्ट्री, जो पहले भी मैंने रिपीट किया था। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द मेन टॉपिक। तो चलिए अब हम निकल रहे हैं अपनी यात्रा पर, और उस यात्रा का हमारा जो पहला पड़ाव है वो है प्राचीन भारत में यज्ञों की परंपरा। बच्चों एक बात बोल दूं, ये वाला जो हमारा चैप्टर है इट हैज मोर ऑफ फिलोसॉफिकल बेंट, यानी जो उस काल में दर्शन था, धर्म था, दर्शन और धर्म एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई चीजें हैं, और इनके थ्रू हम समझ सकते हैं जो हमारे माइंड के अंदर की जो प्रोसेसेस है डेप्थ में, उन प्रोसेसेस के थ्रू जो फर्दर रिफ्लेक्ट होती हैं हमारी सोशल में, इकोनॉमिक में, और लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स के अंदर। तो प्राचीन भारत में यज्ञों की परंपरा पे जाने से पहले ये देखिए, ये आपको रेड में दिख रहा है 1 BCE। 1 BCE मतलब पहली शताब्दी ईसा पूर्व। बोर्ड में कई बार ये प्रश्न आया है कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, दैट इज 1st century BCE is considered as a very important turning point in the world history, और आपको उसमें अपना एनालिसिस देना होता है। देखिए, ये रहा चाइना, और वर्ल्ड मैप से आप चाइना को यहाँ पर देख सकते हैं। चाइना में इस समय में कन्फ्यूशियस नाम का एक बहुत बड़ा विचारक हुआ है। चाइना के साथ ही साथ ईरान के अंदर भी ज़रथुस्त्र नाम का एक बहुत बड़ा विचारक हुआ है। अब आप यहाँ पर सीधे से पूछोगे, बात कर रहे हो इंडिया की और बता रहे हो मैं चीन और ईरान के बारे में, और बता रहे हो हमें यूनान के बारे में कि यूनान में कौन हुआ। यूनान को इंग्लिश में ग्रीस कहा जाता है। यूनान में इस समय में सुकरात है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, इनके जैसे विचारक हुए हैं। और भारत में आप देख सकते हो, अगर आप रिलेट कर पाओ और आपने मेहरौली के पास अगर अहिंसा स्थल विजिट किया हो, अक्सर स्कूल एक्सकर्शंस में वहां पर भी बच्चे गए हैं, तो आप इस इमेज के संग रिलेट कर पाओगे। तो बच्चों, इतिहास कोई गड़े मुर्दे उखाड़ने की चीज नहीं है, इतिहास हमारे आसपास बिखरा पड़ा है। आप बस इंटरेस्ट थोड़ा सा दिखाओ और देखो जा करके, तो आप उसको अप्रिशिएट कर पाओगे, क्योंकि वो हमारी संस्कृति से कहीं रिलेटेड है, बहुत गहरे में। तो मैंने यहाँ पर यूनान में सुकरात, प्लेटो की, या चीन में कन्फ्यूशियस की, इन सब की बात इसलिए की क्योंकि पूरे जब प्रश्न आता है कि विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण चेंजेस हो रहे थे, और भारत के अंदर महावीर और बुद्ध उस समय में उभर के आते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं, विचारक उभर करके आ रहे हैं। ये देखिए, ये वर्ल्ड को यहाँ पर एनिमेशन में डालने का एक सीधा सिंपल मतलब था कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन चिंतकों द्वारा क्या किया गया पूरे विश्व में। इन चिंतकों द्वारा, यानी इन थिंकर्स के द्वारा
जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास। अब जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास का क्या मतलब है भाई? ऐसा नहीं होता। कभी कभी मैं तो कई बार सोचती हूँ, प्रज्ञा मैम शायद आप भी सोचती होंगी, जी हाँ, बिल्कुल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? हम पैदा हुए, क्यों हुए, क्या पर्पस है हमारे पैदा होने का? तो ये जो हरिता मैम, हमारा जो व्हाट्सएप जो है सभी चलाते हैं आजकल, जी और व्हाट्सएप में रोज हमें गुड मॉर्निंग के रूप में या बाकी मैसेजेस के रूप में फिलोसॉफिकल मैसेजेस रोज आते हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल पे हैं, जीवन से हैं, और आज के दौर में तो खासकर बहुत आ रहे हैं। तो बच्चे भी उसको पढ़ते हैं और हम बड़े भी पढ़ते हैं, कुछ अपना जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, जी और कुछ हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, समझते भी हैं। जी, वेरी राइट प्रज्ञा मैम। तो ये जो चिंतक थे, इन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने के प्रयास के साथ ही साथ इंसान, मनुष्य, यानी मैं हूँ, बच्चों आप हो, प्रज्ञा मैम है, या हमारे बाकी साथी लोग हैं, हम जो इंसान है और ये पूरी वर्ल्ड की जो अरेंजमेंट है, इनके बीच क्या कोरिलेशन है, क्या कोई कोरिलेशन है भी या नहीं है? देखिए साइंस भी कहीं ना कहीं कहता है, जब हम इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं, तो विश्व व्यवस्था के साथ इंसानों के उस रिश्ते को समझने की कोशिश की इन थिंकर्स ने। और उसके साथ ही साथ जो उस समय के सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के अंदर जो चेंजेस हो रहे थे, उन चेंजेस को इंटर रिलेट करके समझने की और उनके प्रति अपना सॉल्यूशन देने की कोशिश इन विचारकों के द्वारा की गई। और इसी यहां पर जब हम 6th सेंचुरी बीसीई की बात करते हैं, थोड़ा सा हम पीछे आए, थोड़ा सा पीछे, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है चेंज। चेंज जब एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में पुरानी चीजें जो किसी समय में रेलेवेंट रही होंगी, आके जाकर के उनकी रेलेवेंस खत्म होने लगती है। तब उठते हैं नए प्रश्न। इसीलिए हम बात कर रहे हैं नए प्रश्न, यज्ञ, वाद विवाद, न्यू क्वेश्चन। तो यही हुआ। तो चलिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले कि हम जाते हैं उस काल में जिसको माना जाता है ऋग्वैदिक काल। ये ऋग्वेद का काल माना जाता है 1500 बीसी टू 1000 बीसी। ये वो वक्त था, आप जानते ही हैं, चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आप जो है ऋग्वेद जो है, ऋग्वैदिक काल में जो मुख्य देवता थे वो थे अग्नि, इंद्र, सोम। और इन देवताओं के प्रति जो है वो यज्ञ बहुत होते थे, सेक्रीफाइसेस बहुत होते थे। और उस सब सेक्रीफाइसेस में ये लोग ये प्रेयर करते थे, लोग उस समय में, कि भाई हमारी जो है ये डिमांड्स है, डिमांड्स इन द सेंस हमारी कामनाएं, हमारी डिजायर्स हैं, कि हमें जो है एक दुधारू गाय मिले, अच्छी लाइफ मिले। तो वो सारे जो यज्ञ किए जाते थे, आहुति को माना जाता था कि अग्नि, क्योंकि फायर है, फायर जब उठेगी यज्ञ की उससे ऊपर जाएगी, तो वो हमारी कामनाओं को, हमारी डिजायर्स को देवताओं तक लेकर के जाएगी। तो उस काल में यज्ञ बहुत होते थे, पूरे मंत्रोच्चार के संग। और इन यज्ञों में एक चीज और है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर में बैठ के अकेली यज्ञ कर रही हूँ, या प्रज्ञा मैम अपने घर में बैठ के अकेली यज्ञ कर रही है। यज्ञ सामूहिक रूप से होते थे, यानी कलेक्टिवली पूरी सोसाइटी के लोग इकट्ठे होते थे, यज्ञ करते थे, और कहते थे हे अग्निदेव, आप हमारी जो हम ये या इसमें अपनी कामनाएं, अपनी डिजायर्स इसमें डाल रहे हैं, इसको आप लेकर के ऊपर देवताओं तक जाइए और उनसे कहिए कि हमें पैसा दें, हमें दुधारू गाय दे, हमें बेटे दे, लंबी आयु दे। इस तरह की कामनाएं यज्ञों के द्वारा होती थी। अब जो है, जब ये आप यहाँ पर 1500 से लेकर 1000 बीसीई का जो ये काल है, इस समय में एक और इम्पोर्टेंट चीज थी कि जो यज्ञ होते थे, चाहे वो राशियु यज्ञ हो या वो अश्वमेध यज्ञ हो, वो राजा या छोटे क्षेत्र का जो हेड हुआ उसको सरदार बोल देते हैं, राजा हो गया बड़े एरिया का, महाराजा हो गया जनपदों का, महाजनपदों का महाराजा। तो ये लोग क्या करते थे, यज्ञ जो करते थे ब्राह्मण पुरोहितों की मदद से होते थे, क्योंकि मंत्रोच्चार होना है। अब यहाँ पर दो वर्ड्स आ रहे हैं, राशि और अश्वमेध। आप कहेंगे भाई ये क्या है? स्वाभाविक प्रश्न है, उठना भी चाहिए। देखिए, जब राजा राजगद्दी पर बैठता था आकर के,
तो ऐसे ही नहीं होता था कि डिक्लेयर कर दिया कल से मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठेगा, नहीं, प्रॉपर उसको सेलिब्रेट किया जाता था। हम भी सेलिब्रेट करते हैं ना, कभी दिवाली होली हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी एक सेलिब्रेशन थे कि जब नया राजा नियुक्त होता था, राजगद्दी पर बैठता था, तो पूरा उसका राज्याभिषेक होता था और ब्राह्मण पुरोहित मंत्रोच्चार के साथ उसको राजगद्दी पर बिठाया करते थे। आपने कई सीरियल्स में भी ऐसा देखा होगा, तो आप उसके साथ उसको रिलेट कर पाओगे। तो वो कहलाता था राजसूय यज्ञ। दूसरा था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, घोड़ा छोड़ा जाता था। अभी पीछे जो है इन्हीं कोविड के दिनों में रामायण दोबारा से आ रही थी, उसमें दिखाया लव कुश जो है वो घोड़ा रोक लेते हैं राम के द्वारा छोड़ा हुआ, वो राम का अश्वमेध यज्ञ था। और लव और कुश के द्वारा घोड़ा रोका जाना मतलब जो होता क्या था कि जब घोड़ा छोड़ा जाता था तो जिस जिस टेरिटरी से, जिस जिस एरिया से जाएगा, तो वो एरिया उस राजा जिसने घोड़ा छोड़ा उसका हो जाता था। और अगर कोई नहीं मानता तो चैलेंज कर दे, चैलेंज जो करेगा फिर युद्ध होगा और युद्ध में जो जीतेगा वो डिसीजन हो जाएगा। तो आप अगर याद करो कि लव कुश ने अपने पिता का रोका था घोड़ा चढ़ते हुए, तो वो है अश्वमेध यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ में कोई घोड़ा नहीं छोड़ा जाता था, लेकिन अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था। ये हो गई ऋग्वैदिक काल की बात। अब हम आते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जिस समय में ऋग्वेद सबसे पुराना है, उसके बाद आते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हो गए 4 वेद। ये 1000 बीसी से बाद से लेकर जो है ये 3 वेदों की रचना हुई है, 600 बीसी से पहले। इस समय में यज्ञ चलते रहे, यज्ञों की मात्रा भी बढ़ गई, बलियों की मात्रा भी बढ़ गई, यानी एनिमल सेक्रीफाइसेस भी बहुत होने लगे। एक चेंज आया, जो यज्ञ ऋग्वैदिक काल में सामूहिक रूप से कलेक्टिवली लोग करते थे, अब उत्तर वैदिक काल में घरों के मालिक अपने अपने घर पे पंडित को बुला करके, पुरोहित को बुला करके यज्ञ करने लगे। ये चेंज आया इस समय में। चाहे यज्ञों की जो है संख्या बढ़ गई, जानवरों की बलि बहुत दी जाती थी। और आप ये समझिए कि ये वो वक्त था, दिस वॉज अ टाइम व्हेन फॉर एग्रीकल्चर एनिमल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर जानवरों की बलि दे दी जाएगी तो कहीं ना कहीं आपका एग्रीकल्चर भी सफर करेगा। अब 600 बीसी आती है, चेंजेस कॉन्टिन्यूस, चेंज इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। 600 बीसी के आसपास जब ये नए चिंतक उभरे, जैसे महावीर हैं और बुद्ध हैं, जब ये उभरे, उस समय में जो अभी तक की यज्ञ की परंपरा, बलि की परंपरा चली आ रही थी, क्वेश्चन उठने लगे उस पे, व्हाट इज द यूज, क्यों किया जाए। सो ऑल दोज स्पेकुलेशंस स्टार्टेड कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों जानवरों की बलि देते हैं। तो इस समय में फिर पृष्ठभूमि बनती है नई धारणाओं की, नए विचारों के आने की। अब आप देखिए जो उपनिषद, ये आप देख रहे हो उपनिषद की कुछ पंक्तियां। उपनिषद जो है और वेदों में अंतर है। उपनिषद जो है वो दार्शनिक व्याख्याएं हैं, और ऋग्वेद के अंदर अगर आप देखो आप इन दोनों सोर्सेज से आप अपने आप समझ सकते हो इजीली, कंपैरेटिव स्टडी आराम से हो सकती है। यहाँ अग्नि से प्रार्थना है, ऋग्वेद से लिया गया छंद है जिसमें अग्नि देव को आह्वान किया जा रहा है, उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हे शक्तिशाली देव, यानी अग्नि, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाओ, और हे अग्निदेव उनसे देवताओं से कहो और आप हमारे लिए लेकर के आओ, आप ऊपर भी जा रहे हो, आप हमारे बीच में एक मीडियम हो, यू आर द मीडियम थ्रू हुज टेकिंग आवर डिजायर्स, हमारी आहुतियों को देवताओं तक, और वहां से उनके द्वारा हमारे जो फुलफिलमेंट होगा उसको आप हमारे लिए पैसा लाओ, हमारे लिए दूध देने वाली गाय लाओ, हमें पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए, हमें स्वास्थ्य मिले। ये हो गई मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स, भौतिक इच्छाएं। और वही उपनिषद में आप देखिए, उपनिषद ने ये संस्कृत भाषा में रचित 6th सेंचुरी बीसी का है, छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें ये क्या बात कर रहे हैं, आत्मा। आत्मा क्या है, ना मैंने देखी ना आपने देखी, किसी ने नहीं देखी। तो आत्मा की प्रकृति, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल, मेरी ये आत्मा, धान, धान आप जानते हो ना, धान से चावल बाद में होता है, या यव या सरसों। सरसों कई बार हम किचन में तड़के में, राई आपने देखी होगी, राई से हल्का सा बड़ा होता है सरसों, तड़के में हम इस्तेमाल भी करते हैं सरसों।
तो ये मेरी आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे के बीज से भी छोटी है, मतलब इतनी छोटी है। और मेरी मन के अंदर छुपी हुई ये आत्मा इतनी छोटी होने के बावजूद इस धरती से पूरी विशाल है, क्षितिज यानी इस आकाश से भी विस्तृत है और स्वर्ग से भी बड़ी है। अब आप देखिए यहाँ पर एक दर्शन और मेटेरियलिज्म में आप अंतर फील कर सकते हो। एक इंट्रोस्पेक्शन है, एक आउटर डिजायर्स है। और सच्चे यज्ञ वो कहता है, यज्ञ वो नहीं है कि आप पूरे कर्म कांड के साथ करें। सच्चा यज्ञ तो हवा कर रही है, कुछ नहीं मांगती, बहती जाती है सबके लिए। वास्तव में यही सच्चा यज्ञ है। आप यहाँ दोनों का देखिए डिफरेंस, यहाँ पर आप पिक्चर के थ्रू भी दिखाया है आपको। ये यहाँ पर जो है यज्ञ हो रहा है जिसमें अपनी आहुतियों को ऊपर तक ले जाने की बात, और यहाँ ये जो है एक दार्शनिक व्याख्या के लिए, एक चिंतन के लिए, एक स्पेकुलेशन के लिए बैठी। तो यज्ञ परंपराओं के महत्व पर चिंतन स्टार्ट हो जाता है। और अनिता मैम, जी इसका ये अर्थ हुआ कि जब हम ऋग्वेद को देखते हैं या वेदों को देखते हैं, तो उसमें हम उन चीजों को देख रहे हैं, लोग मांग रहे हैं जो उनको अपना जीवन जीने में हेल्प करते हैं। यानी पैसा है, पुत्र है, इस तरह के जो सांसारिक वस्तुएं उनकी मांग कर रहे हैं। और यस, जब हम उपनिषदों को देखते हैं तो हम देखते हैं व्यक्ति मानव कल्याण या आत्मचिंतन पर चला जाता है बिल्कुल और बिल्कुल, अहिंसा का प्रादुर्भाव शुरू हो जाता है वेरी कि सैक्रिफाइस नहीं करना है। वेरी राइट, वेरी राइट, यस। तभी आप ये देखिए यज्ञ परंपराओं के महत्व पर चिंतन जो है भौतिक कामनाओं के विपरीत, यानी मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स के विपरीत, उपनिषद में व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेथ, इज देयर एनी रीबर्थ, पुनर्जन्म है कि नहीं है, ऐसी चीजों पर व्याख्या है। और आप देखिए कि इस 600 बीसीई में केवल बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो हम पढ़ते हैं, लेकिन करीबन 64 तरह के संप्रदाय उभर करके आए थे। जिस इंडिया को हम आज भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, आप समझ सकते हो जब 64 तरह के संप्रदाय होंगे तो डाइवर्सिटी तो तब भी थी, विविधता तो तब भी थी। और बौद्ध साहित्य बताता है हमें कि इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद कूटागार शालाएं होती थी। इससे पॉइंटेड हट, कई बार हमने जब ट्रेन से जाती हूँ तो पास में ना मैदान वगैरह, वो एग्रीकल्चर लैंड्स आते हैं, उसमें कई बार मैंने देखा ऐसी पॉइंटेड हट कूटागार शालाएं क्या थी। कूटागार शालाएं आसपास गार्डन होता था, उपवन होता था, बीच में ये बनी हुई होती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि इस समय में कई घुमंतु मनीषी भी थे, थिंकर्स थे, जो घूमते रहते थे, अपने अपने डिसाइपल्स यानी अपने अपने शिष्यों की टोली के संग घूमते रहते थे। तो क्या होता था, इन कूटागार शालाओं में इन लोगों का आपस में डिबेट्स होती थी, वाद विवाद करते थे, चर्चा होती थी। किस पर? जीवन क्या, मृत्यु क्या, इन सारी बातों पर। और एक चीज देखिए कि जो जो चिंतक है वो जीत जाता था इस डिबेट में, इस वाद विवाद में, तो हारने वाला जो होता था वो अपने शिष्यों के संग, अपने डिसाइपल्स के संग उसका शिष्य बन जाता था। तो देखिए फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। और इसीलिए वक्त के संग कभी किस संप्रदाय की पॉपुलैरिटी बनी, फिर डाउन हो गई, ये एक फ्लूइडिटी थी उसके अंदर। और इस समय में महावीर और बुद्ध जैसे शिक्षकों ने वेदों की प्रभुत्व पर क्वेश्चन मार्क लगाया। क्यों? क्योंकि इनका ये कहना था कि इस जिंदगी से मुक्ति के लिए हमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड एनी मीडियम जो हमें मुक्ति दिलवाए। उसके लिए हमें व्यक्ति को, इंडिविजुअल को अपने प्रयास खुद करने पड़ेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि 6th सेंचुरी बीसीई तक आते आते जात पात और जन्म की श्रेष्ठता और इन सारी चीजों पर समाज के अंदर बहुत, मतलब जो है अनइक्वालिटी आ गई थी, असमानता आ गई थी। तो लोगों के अंदर एक तरह से रोष भी था। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंदर ब्राह्मणवाद के विपरीत, उसके ऑपोजिट, बौद्ध धर्म, महावीर ने, बुद्ध ने ये कहा कि किसी भी मनुष्य का अस्तित्व, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी ग्रोथ, उसकी जाति या लिंग से निर्धारित नहीं होती, वो उसकी निर्धारित होगी उसके खुद के एफर्ट्स के साथ। इसीलिए बौद्ध धर्म के अंदर, संघ के अंदर जब उस किसी को भी एंट्री मिलती थी, तो चाहे वो राजा हो, चाहे वो चर्मकार हो, अगर वो आएगा तो अपनी सारी पुरानी
सब कुछ अपनी पहचान छोड़ करके और एक समान स्तर पर आएगा। तो इसीलिए ये धर्म उस समय बड़े पॉपुलर हुए, और सबसे बड़ी बात है इन्होंने आम लोगों की भाषा में बात की। तो आई होप प्रज्ञा मैम, इज इट क्लियर टिल नाउ? हाँ जी, हाँ, यहाँ तक। तो यज्ञ परंपराओं के महत्व पर चिंतन पर यदि कोई प्रश्न हो तो आप उठा लीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ूं फिर उसके बाद। नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। ये एक विषय ये आ रहा था कि जो बौद्ध साहित्य है हाँ, और जो कुठारशाला है, पाठशाला। कुठागारशाला, तो कुठागारशाला क्या जो नुकीली झोपड़ी होती है उन्हीं को कहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि उसका लिटरल मीनिंग, उसका शाब्दिक अर्थ यही है। जी, अच्छा। कुटागारशाला का मतलब ही है पॉइंटेड हट। ओके। हालांकि उन दिनों इसका स्पेसिफिकली यूज होता था, जो अच्छा। गार्डन्स में होती थी वो डिबेट्स वगैरह के लिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जी। अब हम बात करेंगे जो कि एक हमारी बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, वो है उपनिषदीय नियतिवाद और भौतिकवादी विचारधारा में अंतर। दैट इज द थॉट प्रोसेस थिंकिंग में डिफरेंस, दैट इज उपनिषदिक थिंकिंग, फैटलिस्ट एंड मेटीरियलिस्ट, इनके बीच के डिफरेंस की हम अगर बात करते हैं, और ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो है आगे से बच्चों, जो बॉक्सेस के अंदर भी इंफॉर्मेशन है वो आपके बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और जब कभी भी आपको किसी कॉन्सेप्ट को समझना हो तो उस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अगर आप कंपैरेटिव स्टडी के संग जाते हो तो इंटरेस्ट भी आता है और समझ भी अच्छे से आता है। तो सबसे पहली चीज अगर हम देखें, उपनिषदीय विचारधारा, नियतिवादी, नियतिवाद या अजीवक हिंदी में कहा जाता था, इंग्लिश में फैटलिस्ट है। भौतिकवादी या लोकायत, मेटेरियलिस्ट, ये जो है टर्म्स इनके लिए यूज किए जाते हैं। अब उपनिषदों को देखें तो उपनिषदों को अलग अलग ऋषियों ने लिखा है, और इनकी संख्या करीबन 108 है, यानी 108 उपनिषद हैं, अलग अलग नाम से। छांदोग्य उपनिषद हो गया, केना उपनिषद हो गया, और ऐसे बहुत सारे उपनिषदों के नाम हैं। और फेटलिस्ट की अगर हम बात करते हैं, और ये उपनिषद अलग अलग ऋषियों ने लिखे हैं। फेटलिस्ट की यानी नियतिवाद और आजीविका की अगर हम बात करें तो इनके मुख्य शिक्षक का नाम था मक्खली गोसाल। और यही भौतिकवादी या लोकायत यानी मेटेरियलिस्टिक के शिक्षक हुए अजीत केश किम्बरली। जिस तरह से हम बौद्ध धर्म को महात्मा बुद्ध के साथ जोड़ करके देखते हैं, जैन धर्म को हम महावीर के संग जोड़ करके देखते हैं, उसी तरह नियतिवादी आजीवक को मक्खली गोसाल के संग और भौतिकवादी लोकायत को हम अजीत केश किम्बरलिन के संग जोड़ करके देखते हैं। अब एक चीज यहाँ पर डिफरेंस जरूर है, दूसरा वो है कि उपनिषद तो हमारे पास बहुत सारे और अवेलेबल भी हैं, लेकिन नियतिवादियों की यानी अजीविक और फैटलिस्ट की या भौतिकवादियों की जो भी लिटरेचर है आज की डेट में ना के बराबर मिला है। और हम इनके बारे में अगर कुछ जानते भी हैं तो दूसरी परंपराओं से जानते हैं इन दोनों के बारे में, क्योंकि इनका अपना लिटरेचर खत्म हो गया, नष्ट हो गया वक्त के साथ। आप सोचिए ना, वक्त भी तो कितना पुराना, हम बात कर रहे हैं आज से 2500-3000 साल पहले की। तो जो है बहुत कुछ हमें बौद्ध धर्म और जैन साहित्य से इनके बारे में जानने को मिला है। दूसरी चीज, उपनिषद जहां बात करता है मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स के अगेंस्ट, वो कहते हैं लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा की यहां हम बात करें उस ब्रह्म की, परम ब्रह्म यानी सुप्रीम सोल जिसको हम गॉड कहते हैं, उसके बारे में। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए नियतिवादी किसके बारे में बात कर रहे हैं, फैटलिस्ट। फैटलिस्ट कहते हैं कि सुख और दुख कुछ नहीं बदला जा सकता। बुद्धिमान लोग सोचते हैं हम अच्छे काम करेंगे, हम तपस्या करेंगे तो हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो फेटलिस्ट का ये मानना था कि कुछ नहीं हो सकता, मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, आपके भाग्य में जो है वो ही मिलेगा आपको, और इस संसार को बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। अगर जैसे धागे का कोई गोला है, आपने फेंक दिया, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। तो ये कहते हैं कि मूर्ख हो यानी बेवकूफ हो या पढ़ा लिखा हो विद्वान, वो तो इस धागे के गोले की तरह अपनी डेस्टिनी को पूरा जिएगा, और जीने के बाद ही उसके दुखों का निदान होगा। तो इनको हम कह सकते हैं कि भाग्यवादी थे, दे बिलीव्ड
भाग्य, कई बार हमें कह देते भाई मेरे भाग्य में नहीं होगा, तो वो नियतिवादी या अजीवक थे। अब इनके बारे में आप प्रश्न मेरे से यहाँ पर पूछ सकती हैं प्रज्ञा मैम, कि मैं इनके बारे में फिर कहाँ से बता रही हूँ, मैंने रेफरेंस कहाँ से लिया, कहाँ से? मैं इसी पे आ ये रही थी कि ये इसके बारे में हमें पता कहाँ से चला। पता कहाँ से चला, ये बौद्ध साहित्य के अंदर आता है। एक सुत पिटक सेइंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध की जो है, जो उनके उपदेश थे जहां पर इकट्ठे हुए थे, उसके अंदर एक कहानी के रूप में दिया गया है कि मगध का राजा जो था अजात शत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत हो रही है। तो अजात शत्रु के दरबार में तो भाई मिलने के लिए आए होंगे कभी ये नियतिवाद मक्खली गोसाल आए होंगे। तो जब ये आए तो वो महात्मा बुद्ध को बता रहे हैं कि ये जो नियतिवादी है यानी मक्खली गोसाल है, उन्होंने इनके बारे में मुझे अपने अपनी दर्शन अपनी विचारधारा के बारे में मुझे ये बात बताई है। एम आई जी क्लियर? जी वही अजात शत्रु फिर कहते हैं बुद्ध को, कहते केवल यही नहीं है, जो अजीत के स्केम्बरलिन है भौतिकवादी यानी मेटेरियलिस्टिक वाले, वो भी मेरे यहाँ आए थे, उनसे भी मेरी बात हुई, और वो कहते हैं मुझसे, हे महात्मा बुद्ध, अजातशत्रु क्या वो मुझसे कहते हैं कि हे राजन, क्या करोगे दान करके, क्या करोगे यज्ञ करके, क्या करोगे चढ़ावा देके, कुछ नहीं होता, ये लाइफ दूसरी लाइफ कुछ नहीं है, देयर इज नो लाइफ अदर लाइफ, यही है जो है। इंसान 4 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, आग और वायु, और मर गया तो मरने के बाद जो मिट्टी वाला अंश है वो पृथ्वी में मिल जाएगा, पानी वाला अंश, साइंस भी कहता है हमारी बॉडी के अंदर काफी कुछ पानी है, तो जल वाला अंश जल में मिल जाएगा, फायर आग वाला अंश आग में मिल जाएगा, और जो सांस है वायु वाला है वो हवा में मिल जाएगा। और जो इंद्रियां हैं हमारी, इंद्रियां यानी इंद्रियों का मतलब हुआ हम जो देखते हैं, जो हम सूंघ पाते हैं, जो हम स्वाद ले पाते हैं, जो हम सुन पाते हैं, ये सब कहलाती है इंद्रियां। तो उसका ये कहना था कि मरने के बाद ये इंद्रियां तो अंतरिक्ष में चली जाएंगी, और मूर्ख या विद्वान दोनों ने खत्म हो जाना है, मरने के बाद कोई नहीं बचता। यानी तो कि तो हरिता मैम, ये भौतिकवादी क्या हुआ फिर? भौतिकवादी ये है कि भाई यही जिंदगी है, चाहे आपको उधार मांग के भी जीना पड़े, खाना पीना पड़े, तो भी आप जीवन को एंजॉय कर लो। जी जी, मेटेरियलिज्म, अपनी जितनी डिजायर्स है उनको अभी पूरा कर लो। इसी जन्म में। अब आप ये देखिए, वही बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर आप आगे बात करेंगी, बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध ने या महावीर ने कहीं पर भी जो है ये नहीं कहा कि पुनर्जन्म नहीं होता। आपको दीपक भवा, अपने दीपक हमें स्वयं बनना है, अपने कर्म अच्छे करने हैं। जातक कथाओं में तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है, उधर महावीर ने भी पुनर्जन्म की बात की है कि पिछले कर्म अच्छे करेंगे और कर्मों के बंधन से मुक्ति होगी तभी पुनर्जन्म होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नियतिवाद, अजीवक, भौतिकवादी, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म से कितने अलग है। जबकि वही उपनिषदीय विचारधारा बहुत कुछ चीजें हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म से मैच करती हुई मिलती है। तो आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। यस हरिता मैम, और बच्चे बच्चे बहुत उतावले हो रहे हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन पर पहुंच ही रहे हैं हम, क्वेश्चन पर। जी हाँ। या इससे पहले हम एक छोटी सी बात और कर लें कि यज्ञ और विवाद के संदर्भ में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का क्या महत्व था। सबसे पहले महत्व की बात आती है कि जो वैदिक यज्ञ थे या जो कर्म कांड होते थे, उनकी जगह 6th सेंचुरी बीसी में ये कहा जाने लगा कि इन यज्ञों का कोई रेलेवेंस नहीं है, मोक्ष की बात होने लगी, यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्ति की बात होने लगी, अच्छे कर्मों की, पुनर्जन्म की विचारधारा को बल मिलने लगा, और 64 तरह के नए संप्रदाय इस समय उपज करके आते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और हम देखते हैं कि हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर 6th सेंचुरी बीसी से चेंज आने लगता है, कल्चरल चेंज। इसके अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, तपस्या पर बल देते हैं, जो बहुत कुछ उपनिषदीय विचारधारा से जो है वो मेल खाता हुआ है। और इसके अलावा वैदिक कर्मकांडीय परंपरा के खिलाफ बौद्ध धर्म, जैन धर्म की शिक्षाएं सरल भी थी, आम लोगों की भाषा में थी, और जाति और धर्म की श्रेष्ठता पर बेस्ड नहीं थी, यानी व्यक्ति की योग्यता को बल दिया गया। तो चलिए जरा हम फटाफट इसका एक माइंड मैप देख लेते हैं, रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, और फिर बच्चे जल्दी से हम आ रहे हैं आपके पास
रैपिड फायर रिकैपिचुलेशन के लिए, ताकि हमें भी पता लगे आपने कितना कुछ जाना। तो चलिए पहले देख लें हम प्राचीन भारत में यज्ञों की परंपरा में हमने बात की नई विचारधारा के उद्भव की, ओरिजिन ऑफ न्यू थिंग्स, न्यू थिंकिंग, ऋग्वेद से जानकारी क्या मिलती है, यज्ञ परंपराओं के महत्व के चिंतन पर हमने उपनिषदीय विचारधारा, बौद्ध और जैन धर्म द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर बात की, हमने बात की वेदों के प्रभुत्व पर, वाद विवाद पर और 64 प्रकार की चिंतन धारा पर। उसी तरह हमने बात की यज्ञ और वाद विवाद के संदर्भ में 6th सेंचुरी बीसीई की इंपॉर्टेंस पर, कि भाई वैदिक यज्ञ आहुतियों का महत्व कम हो गया, 64 तरह के संप्रदाय जिनमें बौद्ध और जैन धर्म मुख्य वो आ गए, जाति और जन्म की श्रेष्ठता पर क्वेश्चन मार्क लग गया और नए धर्म की शिक्षाएं आम लोगों की भाषा में थी। इसके साथ ही हमने बात की दार्शनिक विचारधाराओं में अंतर पर, उपनिषदीय विचारधारा, नियतिवादी, अजीविक, भौतिक, लोकायत, इनकी विचारधाराओं पर, कि उपनिषद करीबन 108 तरह के हैं जिसके अंदर जीवन, मृत्यु, मोक्ष, पुनर्जन्म आदि की बात होती है, इनके ग्रंथ उपलब्ध हैं। जबकि नियतिवादियों में के शिक्षक मक्खली गोसाल थे, भाग्यवादी थे, इनके ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। और भौतिकवादियों में इसके शिक्षक अजीत केश किम्बरलिन थे। सेंट्रल पॉइंट भौतिक जीवन था, मेटेरियलिस्टिक जीवन था, इसीलिए इनको भौतिकवादी या मेटेरियलिस्टिक कहा जाता है। इनके ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं है। पीछे पूछे गए बोर्ड में जो अक्सर पूछे गए प्रश्न है वो है कि उपनिषदों में इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्तों से संबंधित पाई जाने वाली नई विचारधाराओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दैट इज explain in brief the new ideologies related to the relationship between humans and the world order found in Upanishads। और इसके अंदर आप वही सारी देंगे कि उसके अंदर जो दार्शनिक व्याख्या थी, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, वो सारा आप इसके आंसर में देंगे। दूसरा प्रश्न, क्या उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नियतिवादियों और भौतिकवादियों से भिन्न थे? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। Were the ideas of the Upanishadic thinkers different from those of the fatalist and materialist? Give reasons for your answers। इसको आपके वीडियो के अंदर कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर दिया गया है, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, उक्त कथन की विवेचना कीजिए। The mid-first millennium BCE is often regarded as a turning point in world history। Analyze the statement। मैंने इस लेक्चर की शुरुआत ही इस क्वेश्चन से की है। तो हमने चर्चा की है प्राचीन भारत में यज्ञों की परंपरा पर, यज्ञ परंपराओं के महत्व पर, उपनिषदीय, नियतिवाद और भौतिकवादी विचारधारा में अंतर, और यज्ञ और विवाद के संदर्भ में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का महत्व। अगली बार हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिस पर प्रज्ञा मैम लेंगी और मैं रहूंगी प्रज्ञा मैम के साथ। तो चलिए अब हम बढ़ चले, जिसका बेसब्री से इंतजार सारे बच्चे और हमें भी। तो ओवर टू प्रज्ञा मैम। थैंक यू। चलिए बच्चे एक रैपिड फायर रिकैपिचुलेशन करते हैं। इंतजार के बाद आपके लिए ये पॉइंट आता है। नाउ इट इज फॉर इंटरैक्शन। क्वेश्चन 1, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के प्रमुख भारतीय विचारक थे। द प्रोमिनेंट थिंकर्स फ्रॉम इंडिया बिटवीन 600 BCE to 600 CE वर, पहला सुकरात और प्लेटो, सोक्रेटिस एंड प्लेटो। दूसरा जरथुस्त्र। तीसरा महावीर और गौतम बुद्ध, महावीर एंड गौतम बुद्ध। एंड चौथा खुंगत्सी, दैट इज कॉन्गजी, और मैडम ने जिनको रेफर किया कन्फ्यूशियस। तो अब आप अपने आंसर्स फटाफट चैट बॉक्स में देना शुरू करें, ABCD के तौर पर। तो चलिए बच्चों जल्दी से आंसर दीजिए, हमें बेसब्री से इंतजार है आपके आंसर्स का। यस आंसर आने शुरू हो गए हैं। रकीबुल, रिशु, दिलशाद, संगीता, दिनेश, सोनू, काजल, सब आंसर्स। हरिता मैम सी। बच्चे रिलेट कर पा रहे हैं? आंसर भारत से जो प्रोमिनेंट थिंकर्स थे वो थे महावीर और गौतम बुद्ध। तो बच्चे इसका रिप्लाई दे पा रहे हैं, दैट मींस दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। वेरी गुड बच्चों। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पर। कुटागार शाला से अभिप्राय है। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ कुटागार शाला? नुकीली छत वाली झोपड़ी,
a hut with a pointed roof. Second, उपवन, grooves. Third, तर्क वितर्क की जगह, place of debate. And D, उपरोक्त सभी, all of the above. थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बार और ध्यान से पढ़ते हुए बेटा इसका आंसर देना शुरू करें। A, B, C, D में कुटागार शाला का अर्थ क्या होता है? मैम आंसर्स आने चालू हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे इसको एक कह रहे हैं। रामाधर साहनी, वेरी गुड, रामाधर ने सही उत्तर दिया। रामाधर के साथ ही सुरेंद्र ने सही आंसर दिया है, ऋतु गौतम ने सही आंसर दिया है, ऋतु गौतम और अरशाद इंडिया, और सूरज मौर्य तो लगातार ये लिखता चला गया है। सुनीता शर्मा वेरी गुड, मंजू कुमारी वेरी गुड, अंकित राजपूत, लक्ष्मी वर्मा, अर्चना कुमार, अदिति सिंह, ओसामा खान, कंचन गौतम, कंचन कुमारी, रहमत अली, प्रेम सिंह, सभी सही आंसर दे रहे हैं। अंकित आपको आंसर देखने की जरूरत है, आप सी बोल गए हो तर्क वितर्क की जगह। बच्चों बोर्ड में इस तरह से कंफ्यूजिंग ऑप्शंस एक दो आते हैं, तो जान करके ये प्रश्न आपके लिए इसीलिए दिया गया था। यहाँ पे बेटा कुटागार शाला शब्द का अर्थ आपने लिखना है, लिटरल मीनिंग कुटागार शाला, राइट, से अभिप्राय पूछा गया है। तो प्रज्ञा मैम, ज्यादातर बच्चे 98% चिल्ड्रन आर एबल टू गिव करेक्ट आंसर पढ़ते चले आ रहे हैं, फटाफट आए जा रहे हैं। संतोष गुप्ता, रजनी, वेरी गुड, हमने आज जो मेहनत की वो बच्चों तक पहुंच पाई है। बिल्कुल, बड़ी जी हाँ, देख के। तो चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। उपनिषदों के बारे में असत्य कथन है, फॉल्स। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट उपनिषद इज, फर्स्ट, जीवन के अर्थ पर चिंतन, यानी स्पेकुलेशन ऑन द मीनिंग ऑफ लाइफ। दूसरा, मृत्यु और पुनर्जन्म पर चिंतन, स्पेकुलेशन ऑन मीनिंग ऑफ डेथ एंड लाइफ एंड रीबर्थ। तीसरा, मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना, प्रेयर्स फॉर कैटल हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। और चौथा, जीवन के सत्य पर चिंतन, स्पेकुलेशन ऑन द ट्रूथ ऑफ लाइफ। हियर यू हैव टू मेंशन व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। उपनिषदों के बारे में क्या गलत लिख दिया गया है जो नहीं है। कमॉन बेटे, कमॉन आंसर। उषा यादव ने उत्तर दिया है, विजय शाह ने उत्तर दिया है, सी बोला है, दीपांशी बागरी ने सही उत्तर दिया है, और एमजेड गेमर ने सही उत्तर दिया, मुकुल कुमार, लाल कुमार, प्रीति देवी, दे ऑल आर सेइंग सी। कोमल शर्मा ने ए कहा है, निकी शर्मा ने ए कहा है, तो एक बार हमें इनके लिए एक्सप्लेन कर दिया जाए। और कोमल सैनी ने बी कहा है, तो इन बच्चों को एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाए। लेकिन मेजॉरिटी आंसर्स सी आ रहे हैं, तो अगर इस तरह के एक जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन को भी अगर बच्चे मेजॉरिटी अगर एड्रेस कर पाए हैं, सही उत्तर दे पाए हैं, तो मुझे लगता है कि आप और हम अपनी बात कहने में सफल हो पाए। तो हाँ, इस क्वेश्चन के लिए बेटा एक बार वीडियो और देखिए, और वीडियो में मैम ने 2 सोर्सेज लेकर समझाया था कि अग्निदेव से हम मटेरियलिस्टिक चीजों की मांग करते हैं, वो ऋग्वेद से था, और उपनिषद में हम लाइफ के बारे में जानते हैं, आध्यात्म के बारे में जानते हैं। तो इस तरह आप कैटेगराइज करके बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट ले लें कि ऋग्वेद में हम मटेरियलिस्टिक चीजों की मांग करते हैं, तो नेचुरली उपनिषद ऋग्वेद नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो यानी जो आंसर सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि उपनिषद में हम मटेरियलिस्टिक चीजों की मांग नहीं करते हैं। तो हरिता मैम, हमारा एंड होता है यहाँ पर। हरिता मैम, जी हरिता मैम, बच्चे ना उपनिषद क्या होते हैं ये क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं इस पर यूट्यूब पर। अच्छा, तो प्लीज जरा सा एक लाइन में बता दीजिए उपनिषद क्या है। उपनिषद बच्चों दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल अप्रोच पर लिखी गई मोटे मोटे ग्रंथ है, जिसमें लाइफ क्या है, डेथ क्या है, व्हाट इज रीबर्थ, होता है नहीं होता है, हमारे काम कर्म कैसे होने चाहिए, उन सब की फिलोसॉफिकल अप्रोच के संग उन सब का स्पेकुलेशन, उन सब का एनालिसिस किया गया है। और उपनिषद के जो ग्रंथ हैं वो माने जाते हैं करीबन 108 इन नंबर। आई होप आई एम क्लियर। मैम, हरिता मैम, एक्सक्यूज मी। यस, बोल सकता हूँ मैम? जी बोलिए सर, टाइम आप होने जा रहा है, बोलिए। हाँ, बस उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है ना जी, उप माने
निकट और निश माने बिल्कुल बैठना, गुरु के समीप बैठना, जी गुरु के निकट बैठकर, और जो गुरु उपदेश देते थे उनका संकलन उपनिषद। वेरी राइट, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, विनोद सर ने बहुत अच्छा ऐड ऑन किया है। तो बच्चों ये है कोर एकेडमिक यूनिट डीओई की हमारी साइट, इस पर आप जा करके हमारे सारे वीडियोस, सारे सब्जेक्ट्स के आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, और दोबारा आप जब कभी भी चाहें, कोई भी डाउट हो, आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। 24/7 इट इज अवेलेबल फॉर यू। सो हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी अगली क्लास है 20 जुलाई 2020 मंडे 10 बजे से 10:45 तक सुबह में, आज ही की तरह। So thank you very much and thanks to team history and I hope हम लोग अपनी बात आप तक पहुंचा पाए। Thank you very much. Thank you. आज के लिए इतना ही। Thank you all the students for listening carefully. Whatever we had to give you. स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि I love history.